मैं दिलीप सिंह आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों को भूगोल विषय के अंतर्गत इकाई 1 संसाधन एवं विकास नामक शीर्षक में भारत की मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत की मिट्टी का वर्गीकरण यानी भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है इस बारे में बताएंगे। भारत में शैलों के स्वभाव एवं भिन्न भिन्न प्रकार के स्थानीय जलवायु के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को सामान्यतया 6 वर्गों में रखा गया है जो निम्न है। नंबर 1 पर्वतीय मिट्टी, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 मरुस्थलीय मिट्टी, नंबर 4 काली मिट्टी, नंबर 5 लाल मिट्टी, नंबर 6 लेटराइट मिट्टी, नंबर 7 वन मिट्टी। अब नंबर 1 पर्वतीय मिट्टी। जिस प्रकार विषुवत रेखा से दूर चलने पर ताप और वर्षा की विभिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार की मिट्टी के कटिबंध मिलते हैं, उसी प्रकार पर्वतों को नीचे से ऊपर जाने पर कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। नीचे के ढाल पर भूरी मिट्टी, इसके ऊपर हल्की भूरी मिट्टी और पर्वतीय भाग पर भूरे रंग की मिली जुली मिट्टी मिलती है। भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार है। हिमालय के पर्वतीय भाग में नवीन, पथरीली, सरंध्र तथा चूना युक्त मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दक्षिणी भाग में कंकड़, पत्थर एवं मोटे कणों वाले वायुयुक्त मिट्टी तथा देहरादून, नैनीताल और पौड़ी में चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के ऊंचे भागों में आग्नेय शैलों से निर्मित मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी पर चाय की खेती, फलों की खेती और सूखे मेवों की खेती अच्छी होती है। सिंचाई की सुविधा मिलने पर इस मिट्टी में गेहूं, चावल आदि की खेती अच्छी होती है। अब दूसरा है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई भूमि के संचय से बनी है। यह नवीन और उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ है और भारत के 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भारत के विशाल उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में बहाकर लाई गई जीवांश से युक्त उर्वरक मिट्टी मिलती है, जिसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी देश के 40% भाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी के निर्माण में गंगा, यमुना और सतलज नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों, विशेष रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में सामान्य रूप से मिलती हैं। बाढ़ के समय नदियों के किनारे नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक हो जाता है। जिन भागों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। नदियों के जिन भागों में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन काव्य मिट्टी का जमाव पाया जाता है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से अधिक उर्वरक होती है। नंबर 3 मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में कल्लार, ऊसर, थूर और कंकड़ आदि नामों से पुकारा जाता है। इस मिट्टी में क्षारीय एवं लवण युक्त तत्वों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। इस मिट्टी में जीवांश का भी अभाव रहता है। इस मिट्टी का विस्तार 114 लाख हेक्टेयर पर है। इस मिट्टी के कण असंगठित नहीं होते, जिससे वायु इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर आसानी से ले जाती है। इस मिट्टी में वायु और प्रकाश का प्रवेश भी आसानी से हो जाता है। इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है, परंतु सिंचाई के द्वारा इन मिट्टियों में ज्वार, बाजरा, मूंगफली तथा उड़द
आज फसलों की खेती की जाती है। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब तथा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाया जाता है। काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों से हुआ है। प्राचीन काल में दक्षिण के पठार में ज्वालामुखी के उद्गार से लावा बहकर धरातल के ऊपर फैल गया और ठंडा होकर जम गया, जो आज काली मिट्टी के रूप में स्पष्ट हो गया है। इस मिट्टी को काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें लोहा, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जीवांश के तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारी भागों में यह मिट्टी विस्तृत है। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों की घाटियों में मिलता है। इस मिट्टी के निर्माण में जलवायु दशाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी कारण इस मिट्टी का विस्तार लावा पठार के अलावा अन्य जगहों पर भी है। इस प्रकार की मिट्टी कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। नंबर 5, लाल या पीली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में कैपिलरी छिद्रों द्वारा मिट्टी पर लोहे का जंग उतर आता है। जंग आने से यह लगने लगता है कि इस मिट्टी का निर्माण उन शैलों के टूटने से हुआ होगा जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में ज़्यादा है। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय है जो ताप्ती नदी की उत्तरी सीमा पर बहुतायत में मिलती है। ताप्ती नदी के उत्तर में बुंदेलखंड की आर्कियन शैलों से प्राप्त मिट्टी तथा असम में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग भी लाल है। दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र राज्य में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ज्वार बाजरा की खेती होती है। इस मिट्टी का पीला रंग जल योजन के कारण होता है। नंबर 6, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का रंग लाल और हल्का पीला होता है। यह मिट्टी बड़े कण वाली होती है। इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी अनुपजाऊ प्रकार की है, इसीलिए लेटराइट मिट्टी के प्रदेशों में जनसंख्या और वनस्पति का अभाव रहता है। इस लेटराइट मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और चूने का अभाव रहता है, जो कि पौधों का मुख्य स्रोत है। नंबर 7, वन मृदा। प्रायः इस प्रकार की मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। वन मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशिलित तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। विद्यार्थियों, अब मिट्टी के संरक्षण के बारे में बताएंगे, यानी मिट्टी का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। मिट्टी का संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए रासायनिक खादों की अपेक्षा जैविक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेतों में मेड़ बनाना, बांध बनाना और पशुओं को अनियंत्रित चराई पर रोक लगाना चाहिए। नंबर 4, ढालों के विपरीत जुताई करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कायम रखना चाहिए। नंबर 5, नालियों और गड्ढों को समतल करना चाहिए।
नंबर 6, खेतों में हरी खाद वाली फसलों को उगाना चाहिए। नंबर 7, खेतों में प्रतिवर्ष फसलों को बदल बदल कर उगाना चाहिए जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रही। भारत में मिट्टी के अपरदन और मिट्टी के अस्थायी संरक्षण के लिए सन 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। इसके प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य थे। नंबर 1, कटाव युक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना। नंबर 2, मरुस्थलों के विस्तार पर नियंत्रण लगाना। नंबर 3, वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जयपुर, जोधपुर, देहरादून व कोटा में अनेक अनुसंधानशालाएँ स्थापित की गई है। विद्यार्थियों, इसी चैप्टर से हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। जो कठिनाई हो उसे फिर बताना। प्रश्न नंबर 1, चाय एवं फलों की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? प्रश्न नंबर 2, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किस मिट्टी में की जाती है? प्रश्न नंबर 3, बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, खादर मिट्टी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5, ज्वार, बाजरा एवं मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 6, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 7, लैटराइट मिट्टी का रंग किस रंग का होता है? प्रश्न नंबर 8, किस मिट्टी में पोटाश, चूना व फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है? प्रश्न नंबर 9, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? प्रश्न नंबर 10, मिट्टी के अपरदन और अस्थायी संरक्षण के लिए केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? विद्यार्थियों, इसके बाद इकाई 2 का अगला पाठ पढ़ाएंगे।